बजट। अगर हम बजट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है जसकरण कि बजट किन किन गवर्नमेंट्स का होता है। क्या ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, क्या ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का होता है, या दोनों का अपना अपना होता है। देश में दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, और एक निकाय सरकार, थर्ड टीयर की गवर्नमेंट, जैसे पंचायत और जैसे लोकल बॉडी। तो आपको मैं इतना बता दूं, बजट उनका भी होता है। देर आर 3 बजट इन द कंट्री: सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, स्टेट गवर्नमेंट बजट एंड द लोकल गवर्नमेंट बजट। आपने देखा नहीं कि आप पढ़ते नहीं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बजट पेश किया गया और काउंसलरों ने हंगामा कर दिया। तो ये होता। और पंचायत से कहते नहीं, पंचायत में वेरवा दिता गया, तो वो जड़े ग्राम सभा वाले रौला पान लापे, ऐसे करके। तो अल्टीमेटली 3 बार बजट पेश होता है। अब हम बहुत सारी केस स्टडीज ले लेकर बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। हम इसी के बजट की बात करेंगे क्योंकि नेशनल बजट इज द इम्पोर्टेंट बजट, बाकी चलो उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट सी बात यहाँ पर ये आती है कि बजट को पेश कौन करता है। सरकार का कौन सा मेंबर बजट पेश करता है संसद में? कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर की ड्यूटी है कि बजट पेश करना है, और पेश कहां करते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्टार लगाते हैं, मतलब कहां पेश करते हैं? लोकसभा। अब यहां से एक नेचुरल कोरोलरी डेवलप होती है कि लोकसभा में ही प्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चे, क्योंकि देश में गवर्नमेंट उसकी बनती है जिसको लोकसभा में मेजोरिटी होती है, पार्लियामेंट में नहीं, लोकसभा में। और बजट जो है ये 1 साल के कामकाज चलाने का दस्तावेज होता है, और इसको उसी हाउस में पेश करके पास कराया जा सकता है जिसमें सरकार के पास मेजोरिटी है। अगर ये दूसरे हाउस मतलब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में हो सकता है रूलिंग गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ना भी हो, तो बजट वहां फंस जाए, तो 1 साल के लिए देश फंस जाएगा, अड़ जाएगा। अब यहां से 3 बातें निकल करके आती हैं कि मेजोरिटी से क्या मीनिंग, बजट पार्लियामेंट में क्यों पेश करना, और आगे इसके रिलेटेड कंसेप्ट क्या बनाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले बजट के बारे में एक वर्ड समझते हैं कि बजट क्या है। एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये भारत सरकार के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। भारत सरकार इसमें क्या पेश करती है? 3 तरह के आंकड़े। एक, जो ईयर रनिंग है, जिस ईयर में बजट प्रेजेंट किया गया है उस ईयर की रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड और बजट एस्टिमेट्स, बजट फिगर्स। एस्टिमेट्स क्यों कहना है, रिवाइज्ड फिगर्स हो गई ना ये तो। और जो ईयर प्रेजेंट चल रहा है उसका जो प्रीवियस ईयर है उसके एक्चुअल फिगर्स, और जिस ईयर के लिए बजट लाया जा रहा है उसके एस्टिमेट्स भी। आप ये 3 लाइनें समझ पाए? जिस ईयर के लिए लाया जा रहा है उसका एस्टिमेट फिगर, वो शुरू होना है अभी 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक। जिस ईयर में बजट लाया गया है उस ईयर की बजट फिगर्स, और जिस ईयर के बाद लाया गया है उसकी एक्चुअल फिगर्स। तो 3 चीजें रहेंगी किसके अंदर? बजट के अंदर, जो कि आएगा आर्टिकल 112 के अंडर, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। यहां तक की कहानी आप सब समझते हैं। अब मैं थोड़ा आगे की बारीकियां समझाता हूं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये तो जस्ट एक रिपोर्ट होती है, एक डाटा होता है जो संसद में पेश करना होता है।
ठीक है, इसको पास कराना नहीं होता है ऐसा कुछ, इसको फेल कराना जैसा नहीं होता है कुछ, ये समझ लेना आप बात। इसको पेश करके हम कुछ अनुमतियां मांगते हैं, परमिशंस। किससे? पार्लियामेंट से। क्योंकि लोकतंत्र बना रहे, डेमोक्रेसी बना रहे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन रखा है कि लोकतंत्र में लोगों की मर्जी के बिना सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं सकती, और लोकतंत्र में लोगों की मर्जी के बिना सरकार 1 रुपया भी किसी से ले नहीं सकती। माने आप कुछ रिसीव नहीं कर सकते, माने कुछ उनके ऊपर लागू नहीं कर सकते, और कुछ खर्चा भी नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली लोग कौन है यहाँ पे? पूरी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की अनुमति आपको लेनी होगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए अब क्या है कि अब दौर शुरू होगा अनुमति का। इसमें तो आपने डाटा प्रेजेंट कर दिया, अब गेम चलेगी आगे। तो गेम क्या है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते ही 2 चीजें प्रेजेंट की जाती हैं। पहला, फाइनेंस बिल, दूसरा एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल, पहला फाइनेंस बिल, दूसरा एप्रोप्रिएशन बिल। जो फाइनेंस बिल है और एप्रोप्रिएशन बिल है, इनको पास होना जरूरी होता है, इनको कराना है पास, इसको नहीं कराना है पास, इसको कराना है। क्यों? जाहिर सी बात है कि हमको खर्चा करना है। हमने बजट पेश किया और हमने बताया कि ये हमारा खर्चा है। हमको जब भी खर्चा करना है तो जेब खाली होगी तो खर्चा किधर से करेंगे? पैसा चाहिए ना। पैसा कैसे लेंगे? टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू के थ्रू लेंगे। तो जनता पर कितना टैक्स लगाना है और जनता से टैक्स के थ्रू कितना पैसा लेना है, इसको फाइनेंस बिल बोला जाता है। ठीक है, इट इज अ बिल फॉर द टैक्स ऑन द पीपल, लेमैन लैंग्वेज में। दैट इज, आप इसको सीधा बोलिए टैक्स बिल। डन, इट इज अ टैक्स बिल। दूसरा, जनता के ऊपर कितना टैक्स लगाना है, एस्टीमेट लगा लिया पिछले साल की फिगर के बेसिस पे कि इतना का टैक्स आएगा, फिर उसके बेसिस पे खर्चा करना है। तो जनता के द्वारा जो टैक्स के थ्रू पैसा मोबिलाइज किया गया, वो आ करके कहीं पे रखा, किधर रखा वो बताऊंगा। जहां पे भी वो रखा वहां से वो निकालना है, अब एप्रोप्रिएट करना है, एप्रोप्रिएशन। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? परमिशन। तो उसके लिए क्या चाहिए? एप्रोप्रिएशन बिल। जो हम आने वाले साल में खर्चा करना है ना, वो खर्चा कितना कहां कहां करना है, पैसा एप्रोप्रिएट करना होगा ना। नहरी विभाग के लिए इतना, कृषि कल्याण के लिए इतना, शिक्षा के लिए इतना, ये एप्रोप्रिएशन कर दिया ना। फॉर दैट हमें तिजोरियों से निकालना होगा। मैंने तिजोरी में पैसे पड़े, उस पर पर्चियां लगानी होंगी, इतने हजार उसको, इतना लाख उसको, इतना लाख उसको। ये एप्रोप्रिएशन मैंने तिजोरी से निकलेगा भी किसकी परमिशन से? पार्लियामेंट की परमिशन से। ये एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू होता है। एप्रोप्रिएशन बिल में जितना अमाउंट गिवन है, उतना होने के बाद तिजोरी को ताला लग जाता है, तिजोरी बंद। ऐसा मोदी कहे कि लाओ लाओ देश का पैसा लाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है आज, उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं, जाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। अब जब बार बार पार्लियामेंट बोल रहा हूं तो एक कंसेप्ट निकल के आएगा, ये जी एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है जी। अब जब मैं बार बार एक बात कर रहा हूं तो अब उस बात में निकल के आ रहा पार्लियामेंट। अब मैं उसकी कंसेप्ट समझाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन गिवन है। क्या गिवन है? मान लीजिए सरकार को अपना 1 साल का पूरा खर्चा चलाना है, उसके लिए सरकार को टैक्स लगाना है। अब सरकार बनती है लोकसभा में मेजोरिटी से, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं। टैक्स लगाने वाला कानून राज्यसभा ने फंसा दिया। जब राज्यसभा ने उसको फंसा दिया तो अल्टीमेटली हम लगा नहीं सकते टैक्स, और जब लगा ही नहीं सकते तो पैसा आएगा किधर से? देश गया भाड़ में। ना तनख्वाह निकलेगी, ना पेंशन निकलेगी, ना डिफेंस को पैसा निकलेगा। फौज उठ जाएगी बॉर्डर से, बोलेगी तनख्वाह नहीं देते, घर वाले सड़कों पे घूम रहे, मेरी बीवी किधर भाग रही, मुझे घर जाके देखना पड़ेगा। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि कुछ नहीं चलेगा देश में। ठीक है, तो इसका एक तोड़ निकाला इन्होंने। कहते इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। वो क्या है? एक आर्टिकल डाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 1110, और इस आर्टिकल का नाम डाल दिया मनी बिल। मनी बिल। और ये बोला गया
कि कोई भी बिल जो किसी भी तरह के टैक्स इम्पोजिशन, टैक्स एबोलिशन, टैक्स रिमिशन, टैक्स अल्टरेशन, टैक्स रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है, वो एक तरह से मनी बिल ही है। वो एक तरह से मनी बिल ही है। और फाइनेंस बिल के थ्रू हम करना क्या चाहते हैं? टैक्स से रिलेटेड कुछ कुछ। तो एक तरह से फाइनेंस बिल इज इक्वल टू मनी बिल, है ना? तो फिर मनी बिल के बारे में एक बात बोली गई है आर्टिकल 109 में कि मनी बिल के मामले में राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज तक सिटिंग कर सकती है और 14 डेज तक इस पे डिस्कशन कर सकती है। राज्यसभा अमेंडमेंट दे सकती है, उस अमेंडमेंट को स्वीकार करना नहीं करना ये लोकसभा पे निर्भर है। हो सकता है लोकसभा राज्यसभा द्वारा दी गई अमेंडमेंट को बिना माने उसको उसके मूर्त रूप में, ओरिजिनल रूप में ही पास कर दें जैसा भेजा गया था राज्यसभा के पास, तो वह बिल पास माना जाएगा। डन है बात जी? तो इसलिए फाइनेंस बिल के अड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब ये पास ही लोकसभा में होना है तो लोकसभा में गवर्नमेंट की मेजोरिटी है। दूसरा, सेम एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल भी किसी ना किसी वे में खर्चे से रिलेटेड है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो एप्रोप्रिएशन बिल भी एक तरह का मनी बिल है, और मनी बिल है तो फिर ये भी केवल लोकसभा में ही जाना चाहिए। आई बात समझ में? इसको भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्लियर है। डन कहानी। तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही जाएंगे। चलिए, ये तो क्लियर है काम। अब मुद्दे की बात ये आती है कि फाइनेंस बिल को लेकर कंट्रोवर्सी क्या रहती है। इस बार जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो डिस्कस करनी जरूरी है, ताकि अगली बार के बजट में यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको समझ आ जाए। मुद्दे की बात है, फाइनेंस बिल के तहत कोई भी ऐसी चीज फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कर सकता है जिसका टैक्स से सरोकार है। मान लीजिए फाइनेंस बिल में ऐसा कहा, किसने? हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि मुझे इस बार अल्कोहल, तो अल्कोहल तो वैसे स्टेट का इशू है, मान लीजिए टबैको या टोबैको से बने कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत हैवी टैक्स लगाना है। ये बात जायज है क्योंकि देश के लिए ये खराब भी है, तो मॉरली भी ये बात इनकरेक्ट, मॉरली भी ये बात करेक्ट बनती है, और मुद्दा टैक्स का है तो लीगल भी है। सो मॉरली भी करेक्ट है, लीगली भी करेक्ट है। डन है? ये वो कर सकता है, फाइनेंस बिल में वो ऐसा कर सकता है। सपोज कीजिए वो ऐसा कह सकता है कि मैं अपने देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए विदेश से आने वाले किसी भी तरह के रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स को एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से, इंपोर्ट ड्यूटी से थोड़ी छूट देना चाहता हूं। ये बात मॉरली करेक्ट है, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, और ये बात लीगली भी करेक्ट है क्योंकि ये टैक्स से जुड़ा मामला है। मान लीजिए वो ऐसा कह देता है कि मैं अपने देश के लोकल प्रोड्यूसर्स को फॉरेन से आई हुई गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन के तौर पे एक टैक्स लगाना चाहता हूं। ये मॉरली भी करेक्ट है, कंज्यूमर को हार्म नहीं होना चाहिए, कस्टमर को हार्म नहीं होना, और लीगली भी करेक्ट है, वो ऐसा कर सकता है। मान लीजिए वो ऐसा कहता है कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर जो बच्चे हैं या कुछ इस तरह के और वर्ग हैं जो बहुत तेजी से कंप्यूटर और मोबाइल के यूजेज की वजह से बहुत जल्दी से प्रभावित हो रहे हैं उनकी सेहत, तो इसके ऊपर मैं कोई एक्स्ट्रा सेस लगाना चाहता हूं, जैसे चाइल्ड हेल्थ सेस करके। जायज है, मॉरली भी करेक्ट है और लीगली भी जायज है, टैक्स से जुड़ा मामला है, ये तो जेन्युइन है। ये हमने डाल दिया फाइनेंस बिल में और ये जाएगा लोकसभा में और ये पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे मैं, फाइनेंस बिल के तहत आपको टैक्स से जुड़े मुद्दों पे बात करनी है। इसमें एक वर्ड जोड़ा गया था, टैक्स एंड थिंग्स इंसिडेंटल। टैक्स या टैक्स
की वजह से जो इंसिडेंस क्रिएट हो रहा है उससे जुड़ी हुई चीजें दोनों आती हैं फाइनेंस बिल में। अब क्या होगा, मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर सरकार को बहुत जबरदस्त डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये जो बहुत सारे हमने एपेलेट अथॉरिटीज बना रखे हैं, जैसे कंपनी लॉ के अंदर, जैसे पीएफआरडीए के अंदर, जैसे एनपीएस वाली वो, जैसे सेबी के अंदर, ये इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट एपेलेट अथॉरिटी, फिर उनके अंदर जजेस, जस्टिसेस, फिर उनकी सैलरी, स्पाउस अलाउंसेस, सब करके दिक्कत देता है। मैं एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूं जो सभी का हल एक साथ कर दे, और अल्टीमेटली सैलरीज वाला एस्पेक्ट बहुत सेव हो जाएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंट्रोल में आएगा, तो उसकी वजह से मुझे डेट कम लेना होगा, तो डेट कम लूंगा तो टैक्स भी कम लगाऊंगा, तो मुझे इसको भी इसमें डालना है। अब वैसे ही ये मुद्दा देखा जाए, अगर ये नॉर्मल इशू है तो इसे राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा, बहुत लोचे लफड़े वाला काम। बट टैक्स एंड इंसिडेंटल वर्क बोल के इसको अगर अभी हम फाइनेंस बिल में डाल दें, गोली की तरह पास हो जाएगा, कोई स्क्रूटिनाइज होगा ही नहीं राज्यसभा में, निगाह में ही नहीं आएगा, नजर में ही नहीं आएगा। पहली बात, इसको ये पास करा जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू, बहुत सारे ऐसे कमीशंस, ऑर्गेनाइजेशंस कंट्री में चल रहे हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट काम है, उनको हैंडल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस है, जैसे कंपटीशन जो है उसको प्रमोट करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस को कंट्रोल करने के लिए कि इनमें हो रहा खर्चा बहुत अधिक हो रहा है, अल्टीमेटली इन कमीशंस को हम 2 से 3, 3 से 4 कमीशंस में मर्ज कर दें, और फिर फर्दर इनका भी स्टाफ, सैलरी सब रिड्यूस कर दें, पहला बात। और दूसरा बात, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे जजेस बैठ करके काम कर रहे हैं, हम ये कोशिश करें कि हमें अभी कोशिश ये करनी है कि ये जज अगर इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहा है, तो अगर इस एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई नया कमीशन कमेटी बनता है तो इसी की सर्विसेज भी उसमें ली जाए, ताकि डबल डबल हमें पैसा ना लिया जाने। इस तरह से रिलेटेड कोई भी जैसे बातें हैं, अगर आप टैक्स का नाम डाल करके उन्हें फाइनेंस बिल में डालेंगे तो उसको पास कराने का प्रयास किया जाएगा। इस बार इस तरह के बहुत सारे नॉन टैक्स इशू डाले गए थे फाइनेंस बिल में, और उन नॉन टैक्स इश्यूज के अगेंस्ट आवाज उठाई गई थी बहुत जबरदस्त तरीके से राज्यसभा के द्वारा। अखबारों में अक्सर ये हेडलाइन आती थी कि लोकसभा के लिए बहुत एम्बेरेसिंग हुआ इस बार, क्योंकि राज्यसभा ने लगभग 5 अमेंडमेंट्स बताई थी इस बार के फाइनेंस बिल में, जो कि होता नहीं है अक्सर इस तरह से, और 5 अमेंडमेंट आपने मानी नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये प्रोविजन रखा। किसी सयाने ने पूछा कि जब राज्यसभा को कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि वो कोई अमेंडमेंट करे, और अगर अमेंडमेंट करती हैं तो वो अमेंडमेंट माना ही नहीं जाना, तो आपने ये प्रोविजन क्यों रखा? तो बी आर अम्बेडकर का कहना उस टाइम पर ये था कि जब 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगा, मीडिया, प्रेस, तो अल्टीमेटली ये अमेंडमेंट एक्चुअल लॉ से भी स्ट्रांग हो जाएगी जो राज्यसभा ने दी है। क्योंकि अगर ये जेन्युइन हुई तो एक पब्लिक वे में डिबेट छिड़ जाएगी, और पब्लिक डिबेट को आंसर तो फिर करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक डिबेट से बच नहीं सकती। तो उस टाइम पर कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले गए थे जो अंबेडकर कहते थे कि मैं कुछ ऐसे प्रोविजंस डाल रहा हूं जो टाइम बीइंग डोरमेंट रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में एक्सप्लोसिव हो जाएंगे, बम का काम करेंगे। जितना ज्यादा लोकतंत्र प्रगाढ़ होगा, ये हिडन और डोरमेंट इश्यूज बड़े स्ट्रांग बन के आएंगे। और आप देखना, यही रीजन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल में फेल होता है। अंबेडकर का कहना था कि ये 2000 साल तक फेल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ इनहेरिटेड मैंने मैकेनिक्स फिट कर दी हैं कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी वो मैकेनिक्स अनवाइंड होने शुरू होंगे, खुलने शुरू होंगे, और वो हो रहा है। जैसे एक क्लॉज रखा गया जो आज दिन तक हुआ नहीं, जज बनने की पोजीशन के लिए डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट नाम का भी एक पर्सन होता है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, लेकिन आज दिन तक ऐसा होता नहीं, ज्यूरिस्ट कभी बना नहीं। अब सवाल उनसे पूछा कि ये कभी बनेगा, तो उन्होंने कहा कि जब सरकारों से, कानूनों से ऊपर जनता की विजडम, जब मेरा देश 100% लिटरेट हो जाएगा और ये बहुत संपूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे, तो एक दौर ऐसा भी आएगा कि डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट भी ऊपर बैठ करके जज बनेंगे, जो पढ़ा रहे हैं, एकेडमिशियंस हैं, सदियों से लॉ टीच कर रहे हैं, सीधा सीधा नीचे से ऊपर तक जज बनने पहुंचेंगे। तो चेंजेस आएंगे। जैसे उनसे सवाल पूछा गया था कि जो गवर्नर है कोई भी बन सकता है, क्या ऐसा नहीं होगा कि पॉलिटिशियन ही नहीं बनेंगे?
इसमें पॉलिटिशियन ही फिर गवर्नर बनेंगे, जिस रूलिंग गवर्नमेंट है वही। तो उन्होंने ये भी जनता पर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं होता जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के थॉट को ही रिप्रेजेंट करता रहे। हर वो कॉन्स्टिट्यूशन विश्व में कामयाब है जो जनता की एस्पिरेशन को दर्शाए अलग अलग समय में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत ही है, वो इतना लूज है बट इतना रिजिड है, इतना लूज है कि जिस समय में होता है उस समय की एस्पिरेशन को दिखा जाता है, और इतना रिजिड है कि सरकार उस समय में उसको अपनी मर्जी से बदल नहीं पाती, वरना फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा। तो ये जो बैलेंस क्रिएट करा था, ये इसको कहते हैं इट इज अ जीनियस ऑफ माइंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ जीनियस ऑफ माइंड, नोबडी कैन चैलेंज इट। इतने बड़े लोकतंत्र में आज भी चल रहा है, दुनिया हैरान है कि 70 साल से ऊपर हो गया, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, नया नहीं बनाया इन्होंने। जबकि कंट्रियों में उसके बाद कई कई कॉन्स्टिट्यूशन बन गए, दो दो तीन तीन नए नए, विद्रोह हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। अपने देश में नई नई समस्या आती है, जीएसटी भी आया, प्रोविजन उसी टाइम में ही डाले हुए थे कि कभी हुआ तो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट में से इसको ओमिट करना, इसको डालना, कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट रहेगा, कोई चिंता नहीं, कौंसिल बना लेना, खत्म कहानी। तो वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन वही है, बस प्रोविजन डाल दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन इज अ माइंड ब्लोइंग प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन को डायनेमिक बनाए हुए, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज दिन तक रिडंडेंट नहीं हुआ। तो उस टाइम पर अभी राज्यसभा ने ये 5 अमेंडमेंट्स करके वापस भेजा, माना नहीं सरकार ने, लेकिन जनता में वजीहत हुई, कंट्रोवर्सी ये छिड़ गई कि दिस फाइनेंशियल बिल इज अ फुल ऑफ नॉन टैक्स इशू, सो इट इज नॉट अ फाइनेंशियल बिल। तो इसको राज्यसभा में पास होना पड़ेगा, पहली कंडीशन। अगर लोकसभा में पास कराना है तो ये क्लॉज निकालो, नॉर्मल बिल के थ्रू लेके आना, हम चर्चा करके पास करेंगे। अब कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, प्रॉब्लम है, देन हु विल डिसाइड दैट फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल और नॉट? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अब कौन सी ताकत है जो ये सुनिश्चित करेगी कि फाइनेंस बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है? तो इसमें भी कंट्रोवर्सी है, थोड़ी सी समझाऊंगा। अभी फाइनेंस बिल मनी बिल है या कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसके ऊपर एक्सक्लूसिव अथॉरिटी एक ही पर्सन की है, स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये लोकसभा का स्पीकर बोलता है कि दिस बिल इज मनी बिल और नॉट। अगर इसने एक बार बोल दिया, खत्म। तो क्या ऑपोजिशन पार्टी का में कितने दिग्गज दिग्गज वकील भी होते हैं, क्या वो उठ करके जा करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे? सो नाउ देयर इज अनदर आर्टिकल, आर्टिकल 122, द वेरी स्ट्रॉन्ग आर्टिकल। दिस इज द माइल्स, दिस इज द, यू कैन से दिस इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ये नहीं होगा तो पार्लियामेंट फेक हो जाएगी, बिकॉज ये एक आर्टिकल है जो कहता है कि पार्लियामेंट की किसी भी कार्रवाई पर कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। दिस आर्टिकल, आर्टिकल 122, ठीक है, आई बात समझ में? इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वरना अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो आए दिन संसद ने को क्या बोला, तू पार्लियामेंट से की बोल रहा है, चल मैं तेन कोर्ट च घसीटना। लेकिन आपने देखा सांसद आपस में कैसे लड़ते, कुर्सियां चप्पलें जूते सब चलता है, लेकिन कभी ऐसा किसी ने बाहर निकल के बोला इन्हें मेरी कॉलर फड़ी सी पार्लियामेंट से, इनू मैं कोर्ट घसीटना। स्पीकर के पास जाते हैं, मैडम स्पीकर देखो सस्पेंड इट, तो स्पीकर ही सस्पेंड करता है। कोर्ट को क्या है, कोर्ट को परमिशन नहीं है कि पार्लियामेंट में घुसे, क्योंकि पार्लियामेंट में यदि कोर्ट घुस गया, और क्योंकि जजेस का सिलेक्शन कॉलेजियम सिस्टम से होता है, तो अल्टीमेटली फिर जज देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाएंगे, शासन तो ये करने लग जाएंगे। अभी भी पार्लियामेंट ये बोलता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर तुम आए दिन जो दखल कर रहे हो एग्जीक्यूटिव के अंदर, दिस इज नॉट करेक्ट, ये तुम हट जाओ। हर पॉलिसी हम बनाते हैं और तुम अंदर, जैसे बीसीसीआई का केस बड़ा स्ट्रांग था, जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन के बारे में जज ने आकर के बोला कि इतने दिन के अंदर अब लागू कर देना, वरना ऑटोमेटिकली मैं बीसीसीआई खत्म करके ये फंड जो है सारे के सारे जो स्टेट बोर्ड है जितने भी सीज कर दूंगा उनके। तो इनको इनके गले की पड़ गई तो इनको बंद करना पड़ गया। ये क्या था, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इसकी फिर तो वो राजा बन जाएंगे, जैसे आर्टिकल 122 वो कुछ भी कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा एक आज कानून आ जाएगा कि नहीं नहीं दिस इज नॉट मनी बिल है, आप नहीं करना इसको, तो बैठी रह गई फिर सरकार। ये तो चलो गलत था, मान लो कल को जेन्युइन ही मनी बिल है कोई, उसमें जेन्युइन टैक्स प्रोविजन, लेकिन जज की विजडम ये कहती है कि नहीं ये है नहीं, तो जज बोल देगा ना दिस इज नॉट मनी बिल। सरकार तो फिर जनता को प्लीज करने की जगह जजों को ही प्लीज करने लग जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री का फेवरेट जनता नहीं रह जाएगी, वो इलेक्शन कैंपेन हमारे सामने नहीं करेगा,
वो ये देखेगा इस समय देश में कुल कितने जज हैं, उनके घरों को ढूंढो और कब आते जाते हैं जज में कोर्ट में, ये पता लगाओ, रैली सिर्फ वहीं पे करना, ये खुश रहेंगे, हमारी सारी पॉलिसी पास होती रहेगी। फिर वेयर इज द पावर ऑफ द पीपल, तो इसलिए आर्टिकल 122 डाला जाता है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द पार्लियामेंट फ्रॉम द जुडिशरी, बिकॉज इन आवर कंट्री लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी आर डिफरेंट, सेपरेटेड। दैट इज द माइंड ब्लोइंग एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे बोथ आर सेपरेटेड। ये भी नहीं टांग फंसाते उनके अंदर, ऐसे मोदी नहीं कहता है, जैसे अपने मंत्रियों को तो ना कहता है ये तुम इस्तीफा दे दो रेलगाड़ी दुर्घटना, जैसे जज को नहीं ऐसा बोलता है कि तुमने डिसीजन दिया था, बाद में तो पता लगा वो बंदा कसूरवार नहीं है, तुमने अपना डिसीजन वापस लिया, चल रिजाइन मार। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन है कि आर्टिकल 137 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी सर्वे सर्वा नहीं है। आर्टिकल 137 ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गलती कोई नहीं निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट खुद की गलती खुद फाइंड आउट कर सकता है, और उसे लगे कि मैंने पिछले केस में जो जजमेंट दिया था वो रॉन्ग हो गया है, आर्टिकल 137 के अंदर स्पेशल लीव का परमिशन है, अपील कर लो, मैं दोबारा कंसिडर करता हूं। ठीक है, ये दैट इज द कंसेप्ट। तो बड़ा नायाब सिस्टम है, माने न्यायपालिका और उसमें बैठा न्यायमूर्ति माने भगवान को कोई गलत नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान खुद की गलती खुद करेक्ट कर सकता है, जैसा पहले भगवान करते थे। तो बहुत बड़े पैमाने पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है ये रामायण महाभारत ऐसे वेद पुराणों की घटनाओं से प्रभावित है, बहुत अल्टीमेट लेवल पर। ठीक है, चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, अगर आप रामायण का एपिसोड देखें कि सीता जाकर के अशोक वाटिका में है, तो आप देखेंगे कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड मैन। एक अनसिविलाइज्ड वुमेन एक सिविलाइज्ड वुमेन एक अनसिविलाइज्ड एटमॉस्फेयर में बैठी जाकर के, तो उसने वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया त्रिजटा नाम की राक्षसी से। ये क्या बताता है कि शी वॉज ऑल प्रिपेयर टू मेक देम सिविलाइज्ड। वो खुद अनसिविलाइज नहीं हुई, उससे दोस्ती करके उसे तो हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में बैठ करके भी अपने लिए फेवरेबल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करना है ये बताया जाता है। दैट इज द पर्पस ऑफ दीज काइंड ऑफ एपिसोड्स। ओके, अभी ये सुमित्रा महाजन का पता लगा रोल, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फिर नॉन चैलेंजेबल है, उसने बोला ये फाइनेंस बिल है, तो अब उसने बोला मनी बिल है, तो बोला तो जवाब ही देना, बोले तो पूछा कैसे है मनी बिल, तो उसने बोला कि टैक्सेस आर द मेन मैटर बट द मैटर इन्यूमरेटेड इन द फाइनेंस बिल दिस ईयर आर द इंसिडेंटल मैटर ऑफ द टैक्सेस, दे आर इंसिडेंटल। जो भी किया जा रहा है अल्टीमेट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ही हुआ और टैक्स को प्रभावित करेगा। मेजोरिटी पार्टी के लोकसभा की स्पीकर कौन बनाता है, लोकसभा के मेंबर, और लोकसभा में मेजोरिटी किसकी है, गवर्नमेंट की, तो तुमको उसी ने बनाया उठा करके, तो तुम तो उन्हीं की बातें मानोगी। लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट इज की स्पीकर जो है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, स्पीकर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब अंबेडकर क्या बोले, उनको बोला कि यार ये तो स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का ही होगा, ये तो वही हरकतें करेगा। तो अंबेडकर ये कहते हैं हरकतें तब तक करेगा जब तक रूलिंग पार्टी पे डिपेंड रहेगा। कहते मतलब, कहते जिस दिन स्पीकर की पोस्ट पे बैठ गया ये हो गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और जिस दिन से ये उस पोस्ट पे बैठ गया इसकी पर्क्स, अलाउंसेस, सैलरीज और मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, दे आर नॉट मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दे आर चार्ज्ड। माने कि जो पैसा चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उस पे लोकसभा में राज्यसभा में डिस्कशन तो हो सकता है, वोटिंग नहीं हो सकती है। तो माने इसको प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं बोल सकता कि तुझे गद्दी पे बैठाया, तूने ये किया मेरे साथ, तेरी अगले महीने की तनख्वाह बंद, भाड़ में जा तू। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सैलरीज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट अल्टर टू दैट सैलरीज फॉर माई डिसएडवांटेज। माने आप सुमित्रा महाजन को आप डिसएडवांटेज में नहीं ला सकते। तो उसमें अंबेडकर बोले कि जब पराकाष्ठा होगी लोकतंत्र की, जब ये सुमित्रा महाजन का या किसी भी स्पीकर का मेंटल लेवल इतना हाई हो जाएगा, वो बाउंड नहीं रहेगा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मजा उठाएगा। जैसे कैग विनोद राय ने किया, कांग्रेस ने बनाया, मनमोहन सिंह ने बनाया, तो उसकी नट्टी मरोड़ दी पकड़ के, कहता ये क्या कर दिया, कॉमनवेल्थ 2G, इतना को तो मनमोहन सिंह आपस में कह रहा था मैं ही साइन कीते ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਫਾਸਟ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਪਤਾ नहीं ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ के। दैट इज द कंसेप्ट, आई बात समझ में। वरना अगर ये मैकेनिज्म ना रहे तो इंडिया में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का कोई मतलब ही नहीं है।
अगर ये ना रहे फिर तो हमारा देश लोकतंत्र ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कौन करा रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसका सिलेक्शन किसने करा है? खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। और अगर हम सब पे संदेह करने लगे तो फिर लोकतांत्रिक तो हुआ ही नहीं हमारे इलेक्शन। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बस एक बारी सिलेक्शन ही इन्होंने करना है, और वो भी सीनियरिटी बेसिस पे। एक बारी वो हो गया सिलेक्ट, तुम गए भाड़ में, उसको तो कोई छू भी नहीं सकता। मतलब उसको निकालना इज ए काइंड ऑफ इम्पॉसिबल आइटम। और उसको इतनी असीम ताकतें दी हुई हैं कि वो चुनाव के समय में तो वो सरकार ही बना होता है पूरा। ही इज द गवर्नमेंट इन ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड्स। आई बात समझ में? एक बारी आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद फिर वही बाप है। सरकारी गाड़ी कोई नहीं इस्तेमाल कर सकती रूलिंग गवर्नमेंट, सरकारी इश्तेहार कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकती, चैनलों का अपने फेवर में इस्तेमाल नहीं कर सकती, किसी वे में नहीं। सारी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन। उस टाइम पे वो कोर्ट भी बन जाता है, सुनवाइयां भी करता है। उस टाइम पे वो सरकार भी बन जाता है, एग्जीक्यूटिव। मैंने सारी स्टेट मशीनरी, सारे सरकारी पुलिस ऑफिसर सीधे उनकी कमांड लेते। मैंने सुखबीर बादल का फोन आ गया, मिस्टर पंडाल साहब तो ये उधर जाओ, उधर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इधर, साथ ही उधर गाड़ी। चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं, उस समय इलेक्शन कमिश्नर। तो ये एक सिस्टम हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का है कि इमरजेंसी के समय में स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और इलेक्शन के समय में सेंटर स्टेट दोनों साइड में एक नई बॉडी निकल के आ जाती है, सब कुछ उसके अंडर। जुडिशरी भी वही, एग्जीक्यूटिव भी वही, लेजिस्लेटिव सब वही। आई बात समझ में? तो सोचो ये ऑर्गन्स कैसे बनाए होंगे किसी बंदे ने। वैसे डॉक्टर बनाता है वैसे ही तो ये भी एक टेक्निकली एस्पेक्ट है। तो ये अब तक का ये सारा कंसेप्ट समझ में आया? तो ये फाइनेंस बिल बोल बाल करके इन्होंने लागू कर दिया, कहते चलो कर दो यार। अब अगला कंसेप्ट, एप्रोप्रिएशन बिल की अगर हम बात करें, अब क्या होता है, ऐसे एक पर्सन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऐसे सब अलग अलग सांसद, ये सब कौन है? मंत्री। अभी क्या होगा, देश चलाना अगले 1 साल के लिए, ये फाइनेंस मिनिस्टर इन सभी मिनिस्टर को बोलेगा कि तुमको अपने अपने मंत्रालय के लिए कितना पैसा चाहिए मेरे को बताओ। सभी अपने अपनी फील्ड में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर सबके साथ मिल करके और राज्य सरकारों से बात करके सारा खर्चा पता लगाएंगे। सारा खर्चा पता लगा करके इसको बोला, इसने बोला मेरे को 1 लाख चाहिए, इसने बोला मेरे को 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, फिर इसने बोल दिया मेरे को 15 लाख चाहिए। सब अपनी अपनी क्या लेके आएंगे? डिमांड। ये डिमांड सबमिट कर देंगे फाइनेंस मिनिस्टर बोले चल ठीक है। अब क्या होगा, हमने बोला कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश होना है। मैंने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू, तो मैंने रेवेन्यू, ये फाइनेंस बिल, असल में ये फाइनेंस बिल पास किसको कराना है? इसको। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंडिचर, मैंने एक्सपेंडिचर, ये एप्रोप्रिएशन बिल पास किसको कराना है? इसको। तो अब ये पेश होगा बारी बारी संसद में। क्या पेश होगा कि अब पता लगेगा पैसा किस, इसको 1 लाख चाहिए, किस में से चाहिए? तिजोरियों में से। तिजोरियां मैं बता दूंगा। इसको 10 लाख चाहिए, इसको 5 लाख, 2 लाख, 15 लाख। कैसे ले सकते हैं? जब परमिशन होगी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा की। तो अब ये क्या करेंगे, ये सभी अपनी अपनी डिमांड प्रेजेंट करेंगे लोकसभा में, और हर जिस जिसकी डिमांड क्वालिफाई होती जाएगी उसका नाम पड़ता चला जाएगा ग्रांट। जिस जिसकी डिमांड क्वालिफाई होती जाएगी, पेश क्या होती है? डिमांड। अप्रूव क्या होती है? ग्रांट। जब अप्रूव हो गई तो क्या हो गई? ग्रांट। और वो ग्रांट होता चला जाएगा, पैसा ग्रांट होता चला जाएगा, पता चलता जाएगा किस काम में कितना और क्या पैसा चाहिए, इस तरह से। अब ये लोग बोलेंगे सर चाबी दो, निकालना है पैसा, तो वो किधर से निकालना है? अब उसके लिए एक नया चार्ट बनाता हूं। मत समझना कि इंडियन पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। साइंस की तरह पढ़ा जाता है पॉलिटी को भी, वरना भूल जाती है थोड़े समय में ही। और हर एस्पेक्ट के पीछे एक हिडन साइंटिफिक रीजन है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक आर्टिकल के पीछे अलग अलग क्लॉज हैं। अब हमें समझना पड़ेगा वही जो पहले किया था। सरकार को बोला गया कि आप अपने खर्चे, देखो वर्ड सुनो, आप अपने खर्चों को अपने निवेश से अलग करके दिखाओ। सरकार को बोला अपने खर्चे अपने निवेश से अलग करो, माने आप अपना एक्सपेंडिचर अपनी इन्वेस्टमेंट से अलग करके दिखाओ। तो फिर सरकार को 2 डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ते। कौन कौन से? आप लोग बताइए। बजट 2 पेश करने पड़ते हैं, 2 डॉक्यूमेंट।
वेरी गुड। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। माने ये रेवेन्यू बजट क्या है? खर्चे। ये क्या है? एक तरह से इन्वेस्टमेंट। रेवेन्यू बजट में आपने पढ़ा था रिसीप्ट, रेवेन्यू, रिसीप्ट, इसमें एक एक एस्पेक्ट नहीं लिखेंगे। और फिर आपने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीप्ट में आपने पढ़ा था टैक्स और नॉन टैक्स। एक्सपेंडिचर में आपने पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपने पढ़ा था प्लान और नॉन प्लान। इतना ही था, टैक्स, नॉन टैक्स, प्लान, नॉन प्लान। इसको आगे हमने लिखा नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि नीड नहीं है। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीप्ट, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। आते रट्टा ही हो गया ना पूरा। इसमें डेट रिसीप्ट और नॉन डेट रिसीप्ट। डन। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी प्लान एंड नॉन प्लान। ठीक है। अभी अगर हम बात करें नॉन टैक्स रिसीप्ट की, तो नॉन टैक्स रिसीप्ट में कौन कौन सा रिसीप्ट आएगा? रिसीप्ट छोड़ते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा? डन। डन। अभी नॉन टैक्स रिसीव में क्या क्या आएगा? नॉन टैक्स रिसीव्ड में ठीक है। डेट रिसीट्स में क्या क्या आ जाएगा? सिंपल लिख लेते हैं, लोन्स। और नॉन डेट रिसीट में दो, डन। अब सुनिए ध्यान से, क्या होता है। गवर्नमेंट के पास कुल 3 तिजोरियां होती हैं। पहली तिजोरी CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। डन। दूसरी तिजोरी आर्टिकल 266, तीसरी तिजोरी कॉन्टिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड एंड कॉन्टिजेंसी फंड। डन है भाई। 3 तिजोरियां समझ आई? 3 तिजोरियों में माल भरना है, तो चलिए अब इनमें माल भरते हैं। माल कैसे भरेंगे? अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, एक्सपेंडिचर को भूल जाइए, इग्नोर कीजिए। तो नजरों के सामने क्या आ रहा है? सिर्फ रिसीप्ट्स। डन है भाई।
नजरों के सामने क्या आया? खाली रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स में हमने क्या रिसीप्ट्स किया? अगर आप ध्यान से देखें, डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट टैक्सेस, फीस रिसीव की, पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ग्रांट्स रिसीव करी, ये सारा। और उसके बाद हमने क्या रिसीव किया? लोन्स। ये लोन्स माने डेट रिसीव्स, ये टैक्स और नॉन टैक्स रिसीव सारा उठा के किधर डाल देना है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सारा उठा के डाल दो किधर? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है। उसके बाद आ जाती है बारी पब्लिक अकाउंट फंड की। पब्लिक अकाउंट फंड में आपने डालना है जो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको पैसा मिला है वो, जो भी आपने लोन वगैरह रिकवरी करी है वो, और इसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट फंड बोला जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो आपने पैसा जुटाया इसको इन्वेस्टमेंट फंड बोला जाता है। इसको उठा करके आपने इसमें डाल दिया। ठीक है। और इसके अलावा और कौन से पैसे हो सकते हैं? जैसे सपोज कीजिए गवर्नमेंट आपको कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे आपने मनी ऑर्डर भेजा, आप आज पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराते हैं तो पैसा 4-5 दिन बाद उधर मिलता है ना? 4-5 दिन तक वो पैसा किधर रहा? डिपार्टमेंट के पास। तो वो पैसा किधर रहता है? कौन सी तिजोरी में? पब्लिक अकाउंट फंड की तिजोरी में। ठीक है। माने गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज जो प्रोवाइड करी उसके तहत जो अमाउंट्स उनको रिसीव हुई, जो उन्हें फर्दर डिसबर्स करनी है किसी को, टाइम बिंग वो कहां पर रहेंगी? पब्लिक अकाउंट फंड के अंदर। पहला तो ये हो गया। और क्या क्या करती है भारत सरकार अगर ध्यान लगा करके सोचो तो? स्मॉल सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स के बारे में सुना? पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स। उसके बाद प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना? उसके बाद प्रोविडेंट फंड के अलावा एनपीएस के बारे में सुना? उसके बाद ईएसआई के बारे में सुना? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो पैसा मोबिलाइज हो रहा है, जैसे पीएफ का पैसा, एनपीएस का पैसा, स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती हैं पोस्ट ऑफिस की उनके थ्रू पैसा, मनी ऑर्डर का पैसा जो टाइम बिंग है, उसके बाद डिस इन्वेस्टमेंट का पैसा, और जो लोन रिकवर करें, ये सारा किधर जाता है? पब्लिक अकाउंट फंड के अंदर। डाल दिया। ये दोनों में हमने पैसा डाल दिया। अब शुरू होती है असली कहानी। ये पहला आर्टिकल कौन सा है? 265, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जब भी आपको पैसा निकालना है तो आपको वो सारा पैसा एप्रोप्रिएट कराने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल लाना होगा, और वो एप्रोप्रिएशन बिल पास होना चाहिए कहां पर? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, लोकसभा में। फिर उसमें से पैसा निकल के यूज हो सकता है। आई बात समझ में? ये कौन बताएगा कि कितना पैसा निकालना है? ये कौन बताता है कि कितने पैसे की जरूरत है? बताइए मुझे। गुड। ये कौन बताएगा? फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हेड इस समय कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अभी देश इसी की बातों पे ही चल रहा है। जो ये जैसे कान मोदी को सिखा के भेजता है, वैसे ही वो कहता है भाइयों बहनों, कपड़ा जब बनेगा पैकेट में सजेगा। ये सब उसे एरोप्लेन में जब आते हैं ना चार्टर पे, समझा देता है रास्ते में, फिर वो आके भाइयों बहनों करता है। अभी वही कर रहा है। असल में उसी की बातें निकल के आ रही, क्योंकि आपने देखा नहीं इकोनॉमिक सर्वे की और मोदी की बातें मिलती हैं।
तो इकोनॉमिक सर्वे इसी ने तैयार करा है, इसकी जिम्मेवारी होती है। नाउ आई एम गिविंग यू डायरेक्ट एमसीक्यू। नाउ द फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले इकोनॉमिक अफेयर्स की जिम्मेवारियां, इसमें दो चीज बनानी है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। बजट पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर, बनाता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, एक तरह से वो भी अरविंद सुब्रमण्यम ने ही बनाया, और इकोनॉमिक सर्वे भी ये बनाता है। बस फर्क क्या होता है, बजट आने वाले साल का होता है, इकोनॉमिक सर्वे बीत चुके साल का होता है, बस इतना है। जैसे क्या बनेगा आप लोग के लिए तो अगले साल का ही होगा ना, तो बजट बनाएगा 2018-19 का, और इकोनॉमिक सर्वे बनाएगा 2017-18 का। यही होता है ना, आप यही पढ़ते हो ना, थोड़े थोड़े दिन के, फरवरी के पहले हफ्ते में ये आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे, और फरवरी के लास्ट हफ्ते के लास्ट वर्किंग डे पे बजट आ जाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन मोदी सरकार ने रिवाइज बदल दिया, इस बार फरवरी के फर्स्ट वीक में ही ले आए थे बजट। उसका भी एक फायदा हुआ, इस बार वोट ऑन अकाउंट नहीं हुआ था, वो भी समझाता हूं। ये क्लियर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हो गया पहला डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट, सो जस्ट एंजॉय द स्टडीज, है ना, एंजॉय इट, क्रैम नहीं करना, रट्टा मत मारना। दिस